हेलो दोस्तों, मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के लिए। एक चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग और चैप्टर नंबर है 5, जिसका नामकरण हो गया है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर है और बहुत ही खास चैप्टर है। क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में काम आता है और ह्यूमन को कैसे एज अ कैपिटल हम लोग यूज करने वाले हैं। कैसे करेंगे भैया ह्यूमन को कैपिटल की तरह यूज? तो उसके ब्रेन में जो कि खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, तो उसमें क्या डालना है भैया? स्किल्स डालनी है। क्या डालना है उसमें? एक्सपर्टीज डालनी है। क्या डालना है उसमें? नॉलेज डालना है। और यही सब मिलके कंबाइन होके क्या बनेगा भैया? कैपिटल बनेगा। मतलब वो जो खाली दिमाग था शैतान का, अब वो क्या बनने वाला है भैया? इंसान का दिमाग बनने वाला है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं और नामकरण हो चुका है भैया इसका क्या? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चलिए तो किसी भी चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके इंट्रोडक्शन के साथ। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्सेस? ये क्या होता है भैया ह्यूमन रिसोर्सेस? अब रिसोर्स तो पता है हमें, क्योंकि सारी रिसोर्स जो भी हमें आज दिख रही है वो नेचुरल है, मतलब ऊपर वाले ने हमें दी है। ठीक है, अब वो इंडिया में हो, वो यूएसए में हो, वो यूएसएसआर में हो, वो यूरोप में हो या वो अफ्रीका में हो, वो सारी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस है। इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। बट हम लोग यहां ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, अगर ह्यूमन भी हमारे किसी काम आ सके तो हम लोग उसको बोलने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स। क्या बोलने वाले हैं भाई? ह्यूमन रिसोर्स। ओके, मींस इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हम लोग यहां क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों की बात करेंगे। अब उसके दिमाग में मान लेते हैं बहुत सारी जगह है, बट यहां पे उसके दिमाग में क्रिएटिविटी नहीं है भाई। बिना क्रिएटिविटी के ये दिमाग किसी काम का नहीं है। क्वांटिटी तो बहुत सारी भरी हुई है इसमें। मान लेते हैं ब्रेन का इसने 70% यूज कर रखा है, मगर वो अननेसेसरी चीजों के लिए भर रखा है। उसको अच्छी चीजों के लिए, उसकी स्किल्स के डेवलपमेंट की अगर चीजें रखेगा तो वो कहीं ना कहीं उसके क्या आएगी? काम आएगी। तो क्या करना है कि ह्यूमन बीइंग में हम लोगों को ह्यूमन रिसोर्स बनाना है, या ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है? हर पॉसिबल क्या करना है? कंडीशंस तक के उसको ले जाना है। ओके, विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर ह्यूमन रिसोर्स काम का आ गया, काम का हो गया, तो हर जगह पे ये क्या करेगा? कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सपोर्ट करेगा। मतलब ये हो गया यहां पे कि इट इज बिहेविंग लाइक एन एसेट्स ऑफ द कंट्री, नॉट बिहेविंग लाइक एन लाइबिलिटीज ऑफ द कंट्री। ठीक है, लाइबिलिटीज का मतलब हर चीज इसमें लगाते जाओगे मगर हर बार नुकसान होगा, और अगर एसेट्स बन गई तो हर बार कंट्री का क्या होने वाला है? यहां पे फायदा होने वाला है। क्या होने वाला भाई? फायदा होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग बात करेंगे कि जो ह्यूमन कैपिटल है और फिजिकल कैपिटल है वो क्या होती है। तो फिजिकल कैपिटल तो हमें समझ में आता है कि वो सारे रॉ मटेरियल जो नेचर में अवेलेबल है उन सबको हम लोग सम टोटल करके क्या बोलते हैं यहां पे? फिजिकल कैपिटल। वो सारे ह्यूमन जो किसी ना किसी तरीके से कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करने वाले हैं उसको हम लोग बोलेंगे यहां पे ह्यूमन कैपिटल। मतलब जहां पे भी पैसा लगाया गया है उससे हम लोगों को कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटपुट मिलना चाहिए। इसी को हम लोग सीधी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कैपिटल। एक एक को समझते हैं। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज पॉसिबल ओनली। अगर हमारी कंट्री की अगर ग्रोथ की हम लोग बात करें तो कैसे पॉसिबल है? व्हेन देयर इज अ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर हम लोग यहां पे क्या करें? मिनिमम वेस्ट करें और मैक्सिमम किसी चीज का यूटिलाइजेशन करें, तभी जाके वो क्या कहलाने वाला है भाई? तो वो कहलाने वाला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या कहलाएगा भैया? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। चलिए फिजिकल कैपिटल को इंडिविजुअली समझते हैं। ऑल दोस इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। मतलब वो सारा रॉ मटेरियल जो कि आगे किसी न किसी चीज के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे फिजिकल कैपिटल। क्या बोलते हैं भाई? फिजिकल कैपिटल। लाइक प्लांट एंड मशीनरी, ये क्या करेगा? तो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेगा और फिनिश प्रोडक्ट बना के आपको दे देगा। चलिए अब आप फिनिश प्रोडक्ट बन गया, इसको क्या करेंगे? तो मार्केट में हम लोग इसको सोल्ड आउट करेंगे या किसी और चीज के फर्दर प्रोसेसिंग में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। फैक्ट्रीज की बात करें, बिल्डिंग की बात करें, रॉ मटेरियल की बात करें, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं भैया? फिजिकल कैपिटल। क्यों?
क्यों? क्योंकि ये दूसरी चीजों को बनाने में क्या करने वाले हैं? मदद करने वाले हैं। आगे बात करते हैं हम लोग ह्यूमन कैपिटल की। द स्टॉक ऑफ स्किल्स, एबिलिटी एंड एक्सपर्टीज, ऐसा कॉम्बिनेशन, जोरदार कॉम्बिनेशन किस किस का? स्किल का, एबिलिटी का, एक्सपर्टीज का और एजुकेशन का और नॉलेज का, इन सब का सम टोटल कहलाता है ह्यूमन कैपिटल। अकेला इंसान सब कुछ कर सकता है, ठीक है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके पास ऊपर दिया गया है क्या? ब्रेन। और ब्रेन को बोला गया है कि ऐसे ऐसे काम करो, वो आपके सिग्नल्स को क्या करेगा? पॉजिटिवली यूज करना, इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। नेगेटिव अगर थॉट्स डाल दिए तो वो नेगेटिवली क्या करने लगेगा? यहां पे काम करने लगेगा। ओके, तो यहां हम लोगों को समझ में आ गया कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है और फिजिकल कैपिटल क्या होता है। बट इन दोनों में जो है वो है अंतर। क्या है भाई? अंतर। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंस बिटवीन। क्या बोलने वाले हैं? डिफरेंस बिटवीन। चलिए एक एक को समझते हैं। Physical capital is the tangible and can be easily sold in the market. Physical capital एक अपने आप में क्या है? रॉ मटेरियल है जो दूसरी चीजों को बनाने में मदद करता है। जब मदद करता है तो जाहिर सी बात है उसको मार्केट में ले जाके बेच सकते हो। यहां बेचो, इंडिया में बेचो, इंग्लैंड में बेचो, कहीं ब्रिटेन में जाके बेचो, या आप अफ्रीका या एशिया में जाके कहीं पे भी बेच सकते हो। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक टेंजिबल फॉर्म है, मतलब आपको दिख रहा है, इसको कहीं पे भी ले जाके आप बेच सकते हो। बट ह्यूमन कैपिटल की हम लोग बात करें तो ये इनटेंजिबल है, जो कि आपको दिखेगा नहीं। जब दिखेगा नहीं तो बेचोगे कैसे भाई? ओके, कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। ओके, मतलब ऐसा तो नहीं है कि इंसान यहाँ खड़ा हुआ, उसका दिमाग दूसरी जगह बेच के आ गए आप, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो जब दोनों रहेंगे साथ में तभी तो काम कर पाएंगे भाई। चलिए नंबर 2 बात करते हैं। इट डेप्रिशिएट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि ये अपने आप में क्या है? एसेट्स है, इसीलिए ये समय के साथ धीरे धीरे क्या होते जाएगी भाई? डेप्रिशिएट होते जाएगी। और डेप्रिशिएट दो तरीके से होती है, दो कारण से होती है। पहला जो कारण है वो ये है, ड्यू टू द वियर एंड टियर ऑफ द एसेट्स, मतलब उस चीज का आपने इस्तेमाल किया है। दूसरा ड्यू टू द ऑब्सोलेंस, मतलब वो अगर आउट ऑफ फैशन हो जाती है तो जाके उसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया? यहां पे डेप्रिसिएशन बोलेंगे। अगर हम लोग यहां ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो इसमें जितना आप लगाओगे, जितना आप इस्तेमाल करोगे, मतलब ये कहा गया है कि अगर आप अपने आप पे क्या करोगे भैया? खर्च करोगे, तो लोग आपको गूगल पे क्या करेंगे भैया? सर्च करेंगे। खर्च करो अपने आप पे और गूगल पे सर्च करवाओ लोगों से। ओके, तो यहां पे इसके कारण आप जो अपने आप पे खर्च कर रहे हैं उसके कारण हो रहा है एप्रिसिएशन। क्या हो रहा है बेटा? एप्रिसिएशन इन ह्यूमन कैपिटल बाय मेकिंग कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन एंड द हेल्थ। दो चीजों में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। पहला जो है वो है एजुकेशन और दूसरा जो है उसका नाम क्या है? हेल्थ। आगे बढ़ते हैं। इट इज मोर मोबाइल। मोर मोबाइल का मतलब वो आप जो चला रहे हो वो वाली बात नहीं हो रही है, मतलब इधर से उधर उसको मूव किया जा सकता है, दैट इज नोन एज मोबाइल। और हमारे हाथ में जो होता है उसको सेल फोन कहते हैं, ना कि मोबाइल कहते हैं भाई। ओके, बिटवीन द कंट्रीज, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में इसको लाना ले जाना बहुत आराम से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन कैपिटल इज लेस मोबाइल बिटवीन द कंट्रीज, मगर ह्यूमन कैपिटल को बहुत आसानी से इधर से उधर ले जाना पॉसिबल नहीं है। फिजिकल कैपिटल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर। फिजिकल कैपिटल का जो मालिक है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाके बेच सकते हो, बट ह्यूमन कैपिटल में ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, मतलब कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर, मतलब इंसान का दिमाग निकाल के ही बेच मारा, ऐसा नहीं होता भाई, क्योंकि इंसान और दिमाग दोनों साथ साथ में चलते हैं। ओके, चलिए हम बात करेंगे अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, कैसे बनेगा ह्यूमन अपने आप में कैपिटल। ओके, इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज एंड स्किल्स। क्या बना दो भैया? एबिलिटीज। अब एबिलिटी का मतलब बाहर से दिखती नहीं है एबिलिटी। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल किसी प्लेयर की हम लोग बात करते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्लेयर है जिसका नाम है मेसी, देखने में बड़ा नॉर्मल सा इंसान लग रहा है, बट अगर वो ग्राउंड पे उतर जाए तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। अब इसमें क्या है भाई? तो मेसी में है एबिलिटी। एबिलिटी मतलब किसी चीज को करने की ताकत। अब उसी चीज को कितने अच्छे से कर सकते हो, दैट इज नोन एज स्किल्स। ठीक है भाई? ओके, अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट
इन ह्यूमन एंड हिज डेवलपमेंट एज क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। अब वो क्या कर सकता है भाई, जो इन्वेस्टमेंट करा है उसने, मतलब उसने जो अपना समय दिया है, किसको खेलने में समय दिया है, तो सॉकर को खेलने में, या हम लोग बोल सकते हैं फुटबॉल को खेलने में समय दिया है, तो इसके कारण ये क्या जीत पाया भैया, फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीत पाया। अगर ये इतना समय नहीं देता, आज इसने फुटबॉल खेलना शुरू करा और आज ही ये जीत गया वर्ल्ड कप, ऐसा नहीं है भाई। इस 2022 में जीतने के लिए लगभग 2000 से इसने काम करना शुरू करा अपनी एबिलिटीज और स्किल पे, तब जाके 22 साल में इतना परफेक्शन आया कि वो वर्ल्ड कप जिता पा रहा है। ओके, तो हम लोगों को करना क्या है कि डेवलपमेंट तो करना है, मगर क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेस की तरह काम कर रहा है, मतलब अनप्रोडक्टिव नहीं होना है और हमें ऐसा काम करना है जो क्रिएटिव लगे, मतलब लोगों को उसमें बिल्कुल मजा आ जाए, मतलब दिल की धड़कनें तेज हो जाए, कुछ ऐसा काम कर जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बात करेंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है उसके सोर्सेस क्या क्या है, कहां से ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बनाया जा सकता है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसके लिए हमें खर्चा करना चाहिए एजुकेशन पे। व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन? एजुकेशन होती क्या है? वो बोलते हैं सर कि पढ़ना लिखना आता है तो इसको एजुकेशन बोलते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। एजुकेशन का मतलब होता है कि आपके अंदर समझदारी को क्या करना भाई, डेवलप करना। अब समझदारी से क्या होता है, तो समझदारी से आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि आप में समझदारी के कारण डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बनेगी। अब ये डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप लोग हमेशा ऑड सिचुएशन में परफॉर्म कर पाएंगे। भाई फेयर सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन है, यहां तो हर कोई काम कर जाएगा, बट डिफिकल्ट क्या है कि ऑड सिचुएशन में काम करना। तो एजुकेशन हमें यह सिखाती है कि हम लोग ऑड सिचुएशन में किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करें ताकि लोगों का भी फायदा हो और हमारा भी क्या हो, यहां पे फायदा हो। चलिए तो हम लोग पहला खर्चा कहां करने वाले हैं, तो पहला खर्चा करने वाले हैं हम लोग एजुकेशन में। ठीक है, प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ मैन पावर डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। आप किसी का अगर फुलर यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो वो कहां से कर सकते हैं, वो कर सकते हैं एजुकेशन से। ओके, एंड ट्रेनिंग ऑफ द पीपल। लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन द अनएजुकेटेड पर्सन। अब जो पढ़ा लिखा है उसमें स्किल ज्यादा होगी और जो नहीं पढ़ा लिखा है उसमें स्किल ज्यादा नहीं होगी, कम होगी एडुकेटेड के हिसाब से कंपैरेटिवली। कैसे? मान लेते हैं कि एक ये पर्सन है, दिन भर गड्ढा खोदता है, उसको 300 रुपए मिलता है, और एक इंजीनियर है जो ये बताता है कि गड्ढा ऐसा खोदना है, उसको इस काम के 3000 रुपए मिलते हैं। तो ये क्या हो गया भैया, कौन है भाई, अनएजुकेटेड। ये कौन हो गया भैया, एजुकेटेड। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इसको पता है कि क्या लेंथ ब्रेथ हाइट रखनी है अगर डेप्थ कर रहे हो या किसी चीज को स्टैंड कर रहे हो। बट ये तो अंदाजे से खोद देगा और बोलेगा भैया ठीक है मेरा काम हो गया, मुझे 300 रुपए दे दीजिए। बट अगर मान लेते हैं इसमें कुछ भी चेंज करना है तो ये बंदा जो है एकदम परफेक्ट है। तो एजुकेशन क्रिएट पर्सनालिटी, नॉट द पर्सन। ठीक है, क्या बनाएगी आपको भैया, पर्सनालिटी बनाएगी। आगे हम लोग बात करेंगे इनकम देन द अनएजुकेटेड पर्सन। इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट इन एजुकेशन टू इंक्रीज देयर फ्यूचर इनकम एंड रेज द लिविंग स्टैंडर्ड। धीरे धीरे करके एजुकेशन के कारण जब उसकी अर्निंग होगी, अर्निंग के कारण उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा। एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्स, मतलब लाइफ ही पूरी की पूरी क्या हो जाएगी भाई, चेंज हो जाएगी। To live a better life and has remarkable effect on one's personality, और कहीं ना कहीं अफेक्ट डालेगी आपकी पर्सनालिटी पे। ठीक है ना, तो पर्सन तो हर कोई होता है, पर्सनालिटी बहुत कम होती है। पर्सनालिटी बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कैसी मेहनत करनी पड़ती है, तो ध्यान से समझे भाई। तो मेहनत करनी पड़ती है यहां पे किंग बनने के लिए। ठीक है, किंग बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी स्लेव की तरह। स्लेव की तरह अगर आप मेहनत करेंगे तो बनेंगे किंग। ठीक है ना, तो किंग अपने आप नहीं बनते, बनाए नहीं जाते। किंग बनने के लिए एटीट्यूड होना चाहिए काम करने का। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे एक अगले खर्चे की। तो हमारे यहाँ जिस भी कंट्री में देखा जाए तो दो चीजों पे जहां खर्चा हुआ है वो कंट्री हमेशा डेवलप रही है। पहला पढ़ाई और दूसरी दवाई।
क्यों? क्योंकि पढ़ाई से इंसान क्या समझदार बनेगा, और दवाई मतलब सामने वाले को सही समय पर अगर इलाज मिल गया तो वो प्रोडक्टिव डेज जो है वो ज्यादा दे पाएगा किसी भी जगह पे। ओके ना, चल समझते हैं। हेल्थ एक्सपेंडिचर इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हेल्थ एक्सपेंडिचर है क्या? एक सपोर्टिव सिस्टम किसके लिए? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। एज इट डायरेक्टली इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स। क्या प्रोवाइड करेगा आपको ये? हेल्दी लेबर फोर्स। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड एंड मेंटेन प्रोडक्टिव लेबर फोर्स। अब अगर आपने सही जगह खर्चा किया तो आपकी जो लेबर फोर्स होगी वो भी क्या होगी? हमेशा एक प्रोडक्टिव होगी। क्या होगी? प्रोडक्टिव। हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स प्रिवेंटिव मेजर्स, क्यूरेटिव मेजर्स, सोशल मेडिसिन, प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड सैनिटेशन फैसिलिटी। अगर हेल्थ फैसिलिटी पे खर्चा किया जा रहा है तो ये सारे सिस्टम आपको मिलने वाले हैं। आपको बताया जाएगा, आपको अवेयर किया जाएगा कि हेल्थ सही रखने के लिए, हाइजीनिक बने रहने के लिए आपको क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए। तो ये सब किस में बताया जाएगा आपको भैया? आप जब खर्चा करेंगे किसमें? हेल्थ में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बंदा जब भी किसी काम को स्टार्ट करना चाहता है तो उसको उस चीज की पर्टिकुलरली क्या दी जाती है भैया? ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे यहां भी गवर्नमेंट ने यह बोला कि जो बच्चे भाई बहुत ज्यादा कैपेबल नहीं है, पढ़ाई में बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, उनके लिए हम लोग इंस्टीट्यूशन खोल देते हैं जिनका नाम है ITIs। अब ये ITI क्या है? तो इसको मैं बोलता हूं VTC। ध्यान से समझिएगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को हम लोग बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, जिसमें 8 और 10th के बेसिस पे बच्चों के एडमिशन होते हैं, जहां पे आपकी स्किल जो है वो डेवलप करवाई जाती है। ठीक है, जिससे बंदा क्या करे? कुछ ना कुछ रोजगार तो ले ले, मतलब गवर्नमेंट पे डायरेक्टली वो डिपेंडेंट ना रहे। बट इसके लिए क्या करवाया जाता है? इसको पढ़ाया जाता है, मतलब थ्योरी प्लस उसी चीज का क्या करवाया जाता है? इस बंदे को प्रैक्टिकल करवाया जाता है। तो ये पूरा मिल गया अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन, तो इसको प्रोडक्टिव वर्क करने से कोई भी यहां पे रोक नहीं सकता। ओके, प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल इज सस्टेनेबली, ठीक है, अब सब्सटेंशियली एनहांस विद द इंप्रूवमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल। धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा? वो सस्टेन करने लग जाएगा, उसके जब काम उससे बनने लगेंगे तब। ओके, वर्कर में बी ट्रेन्ड इन द फर्म इटसेल्फ अंडर द सुपरवाइजर ऑफ द स्किल। जिस बंदे को वो काम आता है उसके अंदर उसको क्या कर देंगे भैया? अंडर ट्रेनिंग कर देंगे। जब वो काम सीख जाएगा तो उसको बोलेंगे ठीक है भैया फ्रीलांसर हो, करो अब काम करके दिखाओ, रिस्क लो। ठीक है, दे बी सेंट फॉर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। अभी उसको यहाँ पे थ्योरी सिखाई गई उसके कॉलेज में, और प्रैक्टिकल के लिए उसको कहीं और ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। तो ये सारे सिस्टम जो है ये किसके लिए है? तो ये पर्सन से पर्सनालिटी बनने के लिए ही ये सारे के सारे सिस्टम बनाए जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। जब कोई चीजें हमें यहां पर्टिकुलर जहां पे भी आप लोग रहते हैं नहीं मिलती है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है भाई? हमें दूसरी जगह जाना पड़ता है। ठीक है, तो जनरली माइग्रेशन 2 कारणों से होता है, ऑन सर्च ऑफ फूड या ऑन सर्च ऑफ शेल्टर। 2 कारणों से होता है, या तो खाना समय पे नहीं मिल पा रहा था आपको, उस जगह पे फूड की स्कैरसिटी थी, या तो जो आपको काम मिलना चाहिए था आपको काम नहीं मिल पा रहा, या रहने की आपको जगह नहीं मिल पा रही है। तो एक बंदा क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ओके, पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ जॉब दैट फेच देम हायर सैलरीज। और एक जगह से दूसरी जगह अगर वो जॉब करने जा रहे हैं, मतलब उसको क्या चाहिए भैया? मनी और चाहिए। इतने में उसका गुजारा या इतने में उसका काम नहीं चल रहा है। माइग्रेशन इन्वॉल्व्स 2 काइंड्स ऑफ कॉस्ट, लाइक कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मगर माइग्रेशन के कारण क्या होता है? कुछ खर्चे बढ़ जाते हैं। कैसे? सबसे पहले तो बढ़ता है ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, क्योंकि उसको सामान लेके भागना पड़ेगा from one place to another, and higher cost of living in the migrated places। तो अब वो जब भी एक नॉर्मल जगह से या रूरल एरिया से वो अर्बन एरिया में जाएगा, मेट्रो सिटीज में जाएगा, तो वहां का खर्चा बहुत ज्यादा रहेगा भाई। जब खर्चा बहुत ज्यादा रहेगा तो उसका खर्चा जो वो कमा रहा है उसका मैक्सिमम हो जाएगा खर्चा, और बचेगा बहुत कम। तो इन सब के कारण क्या होता है? लोग माइग्रेशन तो करते हैं बट जब सैलरी ज्यादा मिलती है तभी करते हैं, अदरवाइज वो माइग्रेशन नहीं करते। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। जितनी चीजें आती है उससे ज्यादा अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भैया? उस पर खर्चा करना पड़ेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन फ्यूचर वो सारी चीजें आपको क्या आने वाली है? फिर काम आने वाली है। ओके, एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू एक्वायर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लेबर मार्केट।
आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पे खर्चा हो रहा है। एंड अदर मार्केट्स, इट इन्वॉल्व्स अमाउंट स्पेंड ऑन सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, देयर एजुकेशनल स्टैंडर्ड एंड कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। क्या स्टैंडर्ड मिलने वाला है अगर आपने इस जगह पे खर्चा किया? तो हो सकता है कि आगे चल के आप एक ब्यूरोक्रेट बन जाए, आगे चल के एक बड़े आप लॉयर बन जाए, आप एक बड़े जज बन जाए, तो आप सही जगह खर्चा करेंगे इंफॉर्मेशन के लिए तो उसका आउटपुट भी आपको बहुत बड़ा मिलेगा। ओके, नेसेसरी टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट in human capital as well as for efficient utilization of the acquired human capital stock। जितना भी आपके पास ह्यूमन की कैपिटल है, ह्यूमन की कैपिटल मतलब ह्यूमन को कैपिटल की तरह हम लोग यहां इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसमें सही जगह इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया तो उसको आगे बढ़ने से यहां पे कोई भी नहीं रोक सकता। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हम लोगों ने 5 तरीके से यहां पे क्या देखे हैं भाई, खर्चे देखे हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर ह्यूमन कैपिटल की तरह काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है इससे क्या होगी, कंट्री की ग्रोथ होगी। कंट्री की ग्रोथ होने का मतलब हमारी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है और हम लोग धीरे धीरे करके अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग भी क्या बन सके, एक डेवलप्ड नेशन बन सके, डेवलप्ड कंट्री बन सके। चलिए समझते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ मींस द इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम। ये क्या चाहता है कि रियल नेशनल इनकम जो है वो बढ़ जाए। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर देन द इलिटरेट पर्सन। जो पढ़ा लिखा है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हमेशा अनपढ़ से या कम पढ़े लिखे से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें डिसीजन लेने की क्या होगी भैया, कैपेबिलिटी होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ हेल्दी पर्सन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा, अगर उसको हेल्दी वेल्दी बनाए रखना है तो उसके हेल्थ पे थोड़ा बहुत खर्चा भी करना पड़ेगा। अगर उसके हेल्थ पे सही में खर्चा हो गया तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि उसके प्रोडक्टिव आवर्स ज्यादा हो जाएंगे दूसरों के कंपैरिजन में। बाय प्रोवाइडिंग अनइंटरप्टेड लेबर सप्लाई फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि बिना किसी रुकावट के वो ज्यादा समय तक के क्या दे पाएगा, अपनी प्रोडक्टिविटी दे पाएगा। किसमें भैया, हमारी इकोनॉमी में, और उससे हमारी कंट्री क्या बन जाएगी, आगे चल के एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रमोट्स इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट। अब ह्यूमन कैपिटल क्या करता है भैया, 3 चीजें कर देता है। क्या क्या? इन्वेंशन, नई नई चीजें बनाएगा, नए नए टेक्नोलॉजी को लेके आएगा जिससे हमारे काम क्या हो जाए, आसान हो जाए, समय बचे। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट तो है समय। तो समय गया तो वापस लौट के नहीं आएगा, पैसा गया तो वापस आने की पॉसिबिलिटी तो है। ओके, एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज। अब एजुकेशन क्या प्रोवाइड करती है भाई आपको, नॉलेज टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन द सोसाइटी एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट। इसके कारण क्या होता है, हमारे यहाँ साइंटिफिक एडवांसमेंट होता है। दस फैसिलिटेट इन्वेंशन एंड इनोवेशन। तो इन सब के लिए हमारे यहाँ क्या जरूरी है भैया, एजुकेशन। और एजुकेशन से क्या मिलनी चाहिए, पर्टिकुलर हमें नॉलेज। द अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड लेबर फोर्स फैसिलिटेट एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास नॉलेज प्रॉपर है तो आप क्या कर पाएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी को यहां पे ऑप्ट कर पाएंगे। अदरवाइज न्यू टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करना बड़ा ही डिफिकल्ट काम है। ये देखिए चंटू महाराज को क्या कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी का पूर्ण इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पे। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद डिफिकल्ट टू प्रूव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन कैपिटल एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली कोई रिलेशन नहीं है, बट हम लोग मानते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होने के कारण कंट्री की जो ग्रोथ है वो पॉसिबल है। अ रिलेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट फ्रॉम ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल की ग्रोथ कैसे होगी भाई, तो 2 चीजों से, पढ़ाई और दवाई, मतलब एजुकेशन सिस्टम एंड हेल्थ से होगी। ओके, टू इकोनॉमिक ग्रोथ, growth in each sector has reinforced the growth of every other sector। एक सेक्टर की ग्रोथ दूसरे का भला करते चले जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, हायर इनकम कॉजेज बिल्डिंग ऑफ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल कॉजेज ग्रोथ ऑफ इनकम। ह्यूमन कैपिटल अगर अच्छा हो गया, ह्यूमन कैपिटल बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली कंट्री की ग्रोथ भी यहां पे पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमारी पर कैपिटल इनकम भी क्या कर जाएगी भैया, ग्रोथ कर जाएगी यहां पे। आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब बात करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम में और हेल्थ सिस्टम में क्या चेंजेस हुए। ठीक है, सबसे पहले 1951 में बात करेंगे, 1991, और फिर अब हम लोग देखेंगे नियर बाय 2011 को। कुछ टॉपिक्स है जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं। पहले हम लोग टॉपिक समझ लेते हैं। रियल पर कैपिटा इनकम। ये बताओ भैया आपके जेब में खर्चा करने के लिए कितना पैसा है, उसको हम लोगों ने बोला यहां रियल पर कैपिटा इनकम। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है भाई, तो वो 0
टू 1 ईयर का छोटा सा बच्चा, अगर मान लेते किसी कारण से उसकी डेथ हो जाती है तो उस बच्चे को हम लोग किस में लेते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में लेते हैं। भाई कितने में से? तो भैया आप लेते हो इसको 1000 में से। किस में से लोगे? 1000 में से, ठीक है ना। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ, ज्यादा हुई, कम हुई, जो भी डेथ हुई, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है इंसान की बर्थ से लेके डेथ में कितना समय लग गया उसको ट्रैवल करने में, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हम लोग लिटरेसी रेट की बात करें, मतलब वो 0 to 7 ईयर्स का बच्चा जिसको किसी भी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना और बोलना आता है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे उसकी लिटरेसी रेट। क्या बोलते हैं भैया? लिटरेसी रेट। चलिए रियल पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ये 3687 थी 1951 में, बढ़ के 7321 हुई, मतलब इसका जस्ट डबल मान लेता हूं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब डबल से भी ज्यादा। और यहां पे ये 54 हो गई, तो ये 7 की टेबल में 54 आता है क्या? नहीं आता सर, 7 7 जा 49 होता है, मतलब लगभग 7 टाइम्स और 8 टाइम्स इसकी ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी की रेट की बात करें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखा जाए तो हमारे लिए दुख की बात है अगर ज्यादा छोटे बच्चों की डेथ होती है तो, मतलब हमारे यहाँ कहीं ना कहीं बच्चों के लिए जो हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, तभी तो ये सब हो रहा है। तो ये कहती थी भाई 51 में जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ तो ये 146 थे, 1000 में से 146 बच्चों की डेथ हो जाती थी अगर 1000 बर्थ हुई है तो। अब ये कम होके 80 हो गया और आज हम लोग बहुत अच्छी जगह पे है, किस पे भाई? 44 पे। इन फ्यूचर हम लोग क्या चाहेंगे? 0 0 0 0 1000 में से हम नहीं चाहेंगे कि किसी के भी घर में ऐसा कुछ हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक काले धब्बे के बराबर है। आगे बढ़ते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो मेल जो है वो लगभग 37 ईयर्स जीते थे और फीमेल जो है 36 ईयर्स जीती थी। यहाँ पे मेल 59 जी रहे हैं और 60 ये जी रही हैं। मान लेते हैं इसको मैं 60 मान लेता हूं और इसको 61 मान लेता हूं, लगभग साथ में ही जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट यहां देखें हम लोग तो ये कितना हो गया भैया? 66 मान लेता हूं और इसको 68 मान लेता हूं, मतलब ये जो फीमेल है ज्यादा जी रही है और ये जो मेल है वो कम जी रहा है, मतलब फीमेल इसको टेंशन बहुत ज्यादा देती है भैया, टेंशन बहुत है इसको, इसलिए भैया जल्दी निकल लिया है ना। तो 2011 में देखा गया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मेल जो है वो 66 है और फीमेल की कितनी है भैया? 68 है, तो बच के रहिए। चलिए हम बात करेंगे अब लिटरेसी रेट्स की। तो पूरी कंट्री में 18.33% लिटरेट पीपल हुआ करते थे, ये बढ़ के 52% हुआ और आज लगभग ये 74 to 75% है। ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है किसी कंट्री के लिए कि लिटरेसी रेट 75% है मेल और फीमेल को मिला के। रिपोर्ट बाय द डच बैंक एंड द वर्ल्ड बैंक। अब हमारी कंट्री की कहीं ना कहीं तारीफ हो रही है, हम लोग उसकी बात करेंगे। अ जर्मन बैंक इन इट्स रिपोर्ट, मतलब ये जो डच बैंक है ये एक जर्मन बैंक है, ये एक क्या करता है? एक पूरा सर्वे करता है जिसमें ग्लोबल ग्रोथ सेंटर को मानता है क्या भैया? अब जो बढ़ने वाली कंट्री है उसका नाम है इंडिया। बिकम 4 मेजर सेंटर इन द ईयर बाय 2020, मतलब 4 मेजर सेंटर्स में आ जाएगी इंडिया, ठीक है। It is said that between 2005 2020 a 40% rise in the average year of education in India is expected, मतलब लगभग देखा जाए तो जितनी भी परसेंटेज पे आज है उससे 40% ज्यादा ग्रोथ कर जाएंगे हम लोग किसमें? एजुकेशन सिस्टम में। तो डच बैंक के जो भैया है उनने बहुत सही बात करी कि भैया पढ़ाई लिखाई करोगे तो ही फायदा होगा, मतलब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे डैश। मैं बोलना नहीं चाहूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तो पढ़ने लिखने से समझदारी आती है और खेलने कूदने से भी समझदारी आती है, तो दोनों ही चीजें लाइफ में बैलेंस बना के चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड बैंक। डच बैंक ने रिपोर्ट दे दी, अब हम लोग बात करेंगे कि वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक क्या करता है? जनरली वर्ल्ड बैंक बना कैसे है? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट के कारण बना है। ये क्या करता है? तो कंट्री में, जिस भी कंट्री में कोई प्रॉब्लम आती है उसमें डोनेशन का काम करता है विद द हेल्प ऑफ IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। मतलब जिस भी कंट्री की किसी कारण से तबाही हो गई थी उस जगह पे ये क्या करता है? बहुत ही ज्यादा एक्टिवली सपोर्ट करने का यहां पे काम करता है।
तो वर्ल्ड बैंक जो है अब हमारी रिपोर्ट देने वाला है, मतलब इंडिया की रिपोर्ट देने वाला है। ये वर्ल्ड बैंक जो है ये क्या करता है, मेनली डोनेशन का काम करता है। जिन भी कंट्रियों की हालात थोड़े से सही नहीं है उन सबकी क्या करता है, ये मदद करता है। चलिए हम लोग वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बात करेंगे। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट इंडिया एंड द नॉलेज इकोनॉमी, इसने कह दिया कि इंडिया एंड द नॉलेज इकोनॉमी, मतलब कि अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके पास नॉलेज है कि हाउ टू इंक्रीज आवर इकोनॉमिकल पोजीशन इन द वर्ल्ड, कैसे हम लोग अपनी इकोनॉमिकल पोजीशन को वर्ल्ड में सबसे ऊपर ले जाएंगे। ओके, लेवरेजिंग स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज, अ ट्रांजिशन चेंज ओवर द नॉलेज इकोनॉमी इज यूज्ड एज आयरलैंड, देन per capita income increases over $1,000 in 2002 to $3,000 in 2020। मतलब उसने एजुकेशन पे अपना खर्चा किया आयरलैंड ने, तो वो देखिए कहां $1,000 पे था और कहां $3,000 पे पहुंच गया। यही सेम स्थिति हमारी इंडिया की भी होने वाली है कि अभी कुछ और था और आगे चल के कुछ और होने वाला है। इंडिया हैज लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर, सबसे ज्यादा स्किल्ड वर्कर इंडिया के पास है। दूसरा, यूथ पॉपुलेशन जो है सबसे ज्यादा किसके पास है, यहाँ पे इंडिया के पास। वेल functioning democracy and डाइवर्सिफाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अलग अलग तरीके से हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बंदे हैं जो कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड पॉपुलेशन कैन बिकम एन एसेट्स, हमेशा ट्रेन्ड और एजुकेटेड पर्सन हमारी कंट्री के लिए या किसी भी कंट्री के लिए एजुकेटेड लोग क्या होते हैं, एक एसेट्स की तरह होते हैं। ठीक है ना। ओके, इन एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन एंश्योरिंग सोशल चेंज इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, और हमारे पूरे समाज को एक सही डायरेक्शन में ले जाने का काम करते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें बड़ी ही आसान सी लैंग्वेज में। देखिए हमारे यहाँ कहा गया है कि हमारे यहाँ देश में युवा बहुत अच्छा खासा है, बट युवा को अगर सही तरीके से देखा जाए तो ये काम करता है जस्ट वायु की तरह। अगर इसका डायरेक्शन गलत हो गया तो ये कुछ भी कर सकता है, बट अगर इसका डायरेक्शन सही हो गया और इसने अपने करियर पे ध्यान दे दिया तो ये बहुत सही जगह पहुंच जाएगा। तो ये वायु जो है वो ऐसी जगह जाएगी जहां पे उसको जगह मिल रही है। अगर सही डायरेक्शन मिल गया तो वहां चले जाएगी और गलत जगह मिल गई तो वो वहां चले जाएगी। इसीलिए हमारे यूथ को एक दिशा देना बहुत जरूरी है, गाइडलाइंस के अंडर रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, कि क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। सबसे पहला, इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। हमारे यहाँ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है, जो ह्यूमन है वो बहुत अच्छे से यूज कर सकता है किसका, फिजिकल कैपिटल का। ओके, द फिजिकल कैपिटल कैन बी क्रिएटेड ओनली बाय मींस ऑफ हार्ड एंड इंटेलिजेंट वर्क ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। किस तरीके से बनाया जा सकता है, तो हार्ड और इंटेलिजेंट वर्क से ही इस ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन कैपिटल बनाया जा सकता है। ओके, ह्यूमन स्किल एंड देयर एफर्ट हेल्प इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल। अगर मान लेते हैं बंदा जो है हर चीज में एक्सपर्ट है तो फिजिकल कैपिटल का 100% यूटिलाइजेशन कर पाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। आगे बढ़ते हैं, सेकंड इंपॉर्टेंस की बात करेंगे हम लोग, हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। जितना रॉ मटेरियल है उसके पास उसको वो बहुत अच्छे से क्या करेगा, वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाएगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन एज नॉलेजेबल एंड स्किल्ड वर्कर मेक्स बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेस। वो क्या कर सकता है, किसी भी चीज का बेटर यूटिलाइजेशन यहां पे कर सकता है। इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट जितना है उससे आगे यहां पे बढ़ सकते हैं हम लोग। एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड चेंज इन द सोसाइटी। एजुकेशन क्या करता है भाई, यहां ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है। ओके, एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट and the availability of educated labor force facilitate adoption of the new technology। अगर educated labor force भी है तो वो क्या करेगी, नई टेक्नोलॉजी को ऑप्ट कर लेगी, काम बहुत तेजी से हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जब अच्छा रहेगा तो सारे कामों को हम लोग अपने पीक पॉइंट तक के ले जाने का काम कर सकते हैं। बट अगर मान लेते हैं नॉलेज है और टेक्नोलॉजी भी है बट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं लैक हो जाएगा और जो हम लोग अचीव करना चाहते हैं वो प्रॉपर्ली अचीव नहीं कर पाएंगे। ये सारे कारण है। हम लोग और इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड। हमारी सोच में क्या होना चाहिए भैया, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। अब मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड को हम लोग ऐसा समझे कि लोग बोलते हैं कुछ काम करेंगे तो हम हो सकता है कि फेल हो जाए, ठीक है, और बोलते हैं कि ये काम जो है इम्पॉसिबल है।
हमने कहा ठीक है, बट हमारा जो एटीट्यूड है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो हम लोगों ने इस फेल जो कि अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है उसको हम लोगों ने पॉजिटिव बना दिया और इसको लिखा फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ओके, और यहां इम्पॉसिबल को मैंने बोल दिया आई एम पॉसिबल। तो ये जो दो नेगेटिव वर्ड थे इसको क्या बना दिया, पॉजिटिव। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड। लोगों से अलग हटके सोचना ही कहलाता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड। तो है रिसोर्सेस सबके पास, मगर इस्तेमाल करना जो जानता है वही क्या कर सकता है भाई, जीत सकता है। समझते हैं इसको। द नॉलेजेबल, स्किल्ड एंड फिजिकली फिट पीपल आर पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज in the society and their changing attitudes toward creating will for the development। मतलब इच्छा शक्ति होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। अच्छा अगर सोच लिया तो करना बड़ा आसान है, मगर अगर सोच ही नहीं पा रहे तो अच्छा क्या बुरा भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सोच गलत है तो रिजल्ट भी क्या आएगा बेटा, हमेशा गलत आएगा। इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जब हम लोग दो चीजों का अच्छा रखेंगे, हेल्थ को और अपने एजुकेशन सिस्टम को, तो इसके कारण हमारी कंट्री का क्या हो जाएगा भैया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपने आप बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पैसा आएगा, पैसा आएगा तो क्या होगा भैया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ओके चलिए, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल रेजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल, हेल्थ फैसिलिटीज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिटिव फूड एनहांस पीपल टू लाइव हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ। अच्छा खाना, अच्छा रहना अगर मिल जाएगा तो इंसान की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अपने आप ही बढ़ जाएगी। आगे बात करेंगे भैया इंपॉर्टेंस के बाद हम लोग प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। किसी भी काम को करने जाओ तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम का सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? तो अब प्रॉब्लम का सोचने से ये होता है कि हमें समझ में आ जाता है कि कहां कहां हम लोगों को सीखने को मिलने वाला है। बट करेंगे तो ही सीख पाएंगे ना। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, भाई आपने रिस्क ही नहीं लिया, जब रिस्क नहीं लिया तो आप काम सीख ही नहीं पाएंगे। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे यहां पे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है ह्यूमन कैपिटल जब आप फॉर्म करते हो। पहला, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, हमारी कंट्री के पास जितनी रिसोर्सेज की जरूरत है उतनी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। टेक्नोलॉजी की जरूरत है वो नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो नहीं है। इसके कारण कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में बनने में समय लग जाता है। ओके, तो पहला बोलता है इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज आर लेस देन रिक्वायर्ड ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। Having remained grossly inadequate, जितनी जरूरत है उससे क्या है हमारे पास अवेलेबिलिटी इन चीजों की कम है। आगे बढ़ेंगे, सीरियस इनएफिशिएंसीज, किसी किसी काम में जब हम लोग सोचते हैं कि यार ये चीजें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती। जब एजुकेशन चाहिए तब नहीं मिल पाता। जब हेल्थ के लिए हम लोग को हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ती है, मेडिसिनल फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है, वो नहीं मिल पाती। जब नहीं मिल पाएगी तो क्या होगा, तभी तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं उसको हम लोग कहेंगे इनएफिशिएंसीज। ओके, समझते हैं। मैसिव इलिटरेसी, मतलब बहुत सारे लोग अगर किसी तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं। नॉन एजुकेशन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, पुअर हेल्थ फैसिलिटी आर अदर इनएफिशिएंसीज। और ये सारी क्या है भैया, इनएफिशिएंसीज है, ड्रॉबैक है। इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इससे ओवरकम किया जा सकता है। ओके, हैव नॉट बीन अटेंडेड टू एडुकेटली एंड प्रॉपरली, इनका सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है, हमारी कंट्री का ब्रेन जो है वो दूसरी कंट्री में जाके अगर ड्रेन हो जाए, मतलब इंडिया का नॉलेज जो है वो दूसरी कंट्री किसी तरीके से इस्तेमाल करती है, दैट इज नोन एज ब्रेन ड्रेन। देखिए ये चंटू भाई जो है इधर से निकले और मंटू भाई के पास पहुंच गए। तो चंटू भाई और मंटू भाई कहां जा रहे हैं, अपने दिमाग को बेचने जा रहे हैं दूसरी कंट्री में। तो इससे उस कंट्री का तो नुकसान होगा जिसने इसके लिए क्या करा है भैया, इन्वेस्टमेंट करा, इसको सारे काम को सिखाया है ना। तो यहां पे ये बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, प्रॉब्लमेटिक है। समझते हैं ब्रेन ड्रेन को। पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, जब उनको यहां पे उतना पैसा नहीं मिलता है जितना वो सोच के बैठे हुए हैं उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। ओके, देखिए अब पैसे की बात करें हम लोग तो देखिए हमारे नेचर में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा है कि यहां पे बहुत सफिशिएंट है रिसोर्सेस आपकी नीड्स के लिए, बट यहां पे
आपकी ग्रीड्स को फुलफिल करने के लिए कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है। तो गांधी जी ने बहुत सही बात करी कि भैया इंसान की लालच को कभी फुलफिल नहीं किया जा सकता, जरूरत को फुलफिल हमेशा किया जा सकता। तो ब्रेन ड्रेन जो है वो सबसे अच्छा एग्जांपल है। लोगों की जरूरतें पूरी की जा सकती है, क्या नहीं कर सकते भैया, लालच जो है उसका पूरा नहीं कर सकते। ओके, एंड हैंडसम सैलरीज, द कॉस्ट ऑफ सच लॉसेस ऑफ क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल इज वेरी हाई। ठीक है, तो अब वो बोलता है कि भैया मैं इतना पैसा कमाता हूं, मुझे इससे ज्यादा चाहिए, और लोग नहीं दे पाते तो वो अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। तो ऐसे लोग जो है बहुत ही खतरनाक होते हैं। जो एक बार किसी का नहीं हो वो दूसरे का कभी नहीं होगा, उस कंट्री को भी छोड़ के वो तीसरी जगह चले जाएगा। ठीक है ना, तो परमानेंट जो लोग रहते हैं वो परमानेंट ही कहलाते हैं। ओके, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अब इस हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को अपन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का नाम देते हैं। मतलब जितनी रिसोर्सेस है उससे ज्यादा लोग अगर यहां आ गए तो उसको बोलेंगे एक्सप्लोजन। ऐसे ही जगह तो है बहुत थोड़ी सी कम है। ठीक है, इंडिया में देखा जाए तो वर्ल्ड के 2.7% लैंड एरिया है, बट लोग रहने वाले देखा जाए तो बहुत सारे, लगभग 136 करोड़ लोग हैं। अब इनको रिसोर्सेज कहां से मिलेगी, सेफ एंड प्योर ड्रिंकिंग वाटर कहां से मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारे कारण है भाई जिसके कारण ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है कंप्लीटली फॉर्म नहीं हो पा रही है। द कंटिन्यूअस राइज इन द पॉपुलेशन हैज एडवर्सली अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो क्वालिटी क्या हो जाएगी, अपने आप इंफीरियर हो जाएगी। इट रिड्यूसेस पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ द फैसिलिटीज। इसके कारण क्या होता है, जिस पर्सन को जिस समय पे फैसिलिटी मिलनी है उस समय पे ये फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। सेवरल इम्बैलेंसेस, इनके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ रिसोर्सेज हैज बीन डाइवर्टेड टुवर्ड हायर एजुकेशन। सबसे ज्यादा पैसा लोग किस में लगा रहे हैं, हायर एजुकेशन। बेस, अब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ट्री को अगर आपको ग्रोथ करवानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, किसको मजबूत करना पड़ेगा, रूट्स को। अब लोग किस पे ध्यान दे रहे हैं यहां पे, हायर एजुकेशन पे। भैया हायर एजुकेशन तो तब ले पाओगे ना जब आपकी रूट्स जब मजबूत होगी, है ना। तो रूट्स को मजबूत करने में ज्यादा समय लगाना चाहिए, बट हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, जो हायर एजुकेशन है उस पर ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। ओके, तो ये बोल रहा है विच मीन्स फॉर अ फ्यू people as compared to primary and secondary education general productivity of economy has remained low। इसके कारण प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। मतलब यहां पे अगर ऐसे देखें तो इस वाले एरिया में कम लोग इसलिए पहुंच पा रहे हैं क्योंकि बेस पे बहुत ज्यादा काम नहीं किया जा रहा। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए क्या है, बेरियर्स है, मतलब परेशानी का कारण है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया ग्रेट प्रॉस्पेक्ट्स। अब हम लोग धीरे धीरे करके अपनी कंट्री पे ध्यान दे रहे हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए अपने लोगों को अच्छा बनाने के लिए। ओके, तो हम लोगों ने बहुत सारे अभी प्लान चलाए, जैसे आत्मनिर्भर भारत चलाया, मेक इन इंडिया चलाया। ठीक है, तो हम लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारी कंट्री में सारी की सारी चीजें अच्छी रहे और उनका बेस जो है वो बहुत स्ट्रांग रहे। HCF इज द आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन इन अ फेडरल कंट्री। हमारे यहाँ क्या है, कंट्री में पावर अलग अलग तरीके से बांटे गए। यूनियन गवर्नमेंट को अलग पावर दिए गए, स्टेट गवर्नमेंट को अलग पावर दिए गए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को अलग पावर दिए गए, म्युनिसिपैलिटीज को अलग दिए गए हैं, पंचायत को अलग दिए गए। इस तरीके से हमारा पावर बटी हुई है। ठीक है, with the union government and state government and local self government expenditure on both education and health, मतलब पढ़ाई और दवाई पे बराबर खर्चा हो रहा है। ठीक है, अब पढ़ाई पे जो खर्चा हो रहा है उसको हम लोगों ने ले लिया राइट टू एजुकेशन में। ठीक है, और अगर दवाई की हम लोग बात करें तो खर्चा हो रहा है भैया आयुष्मान कार्ड बना के। ठीक है, और क्या चाहते हो, सरकार इतनी फैसिलिटी दे तो रही है आपको। हेल्थ, ठीक है, to be carried out simultaneously by all the three tiers of the government, education and health care services create both private and social benefit। और इसके कारण हमारे यहाँ social benefits भी हो रहे हैं और यहाँ पे private benefits भी हो रहे हैं। ठीक है, need for government intervention। अब बट कभी कभी लगता है कि भैया प्राइवेट को काम दिया तो हर चीज कमर्शियलाइज्ड हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है, वो लोग प्रॉफिट कमाएंगे और फिर भग जाएंगे। बट सरकार क्या चाहती है, ग्राउंड लेवल पे काम करना, तो हर जगह पे सरकार को अपना इन्वॉल्वमेंट रखना पड़ रहा है। ओके, सच expenditure provide positive result, the expenditure on education and health
मेक्स सब्सटेंशियल लॉन्ग टर्म इंपैक्ट दे कैनॉट इजिली रिवर्स। जो हो गया वो हो गया, मतलब अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूल बन गए, सरकारी स्कूल बन गए, बात ही खत्म हो गई, ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए, एम्स बन गए, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, जो कि रिवर्स नहीं हो सकते, मतलब हो गया इसमें तो हो गया, अब ग्रोथ ही देखनी है, इसमें ड्रॉबैक तो है ही नहीं, ठीक है ना। ओके, इंडिविजुअल कंज्यूमर डू नॉट हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड देयर कॉस्ट। इंडिविजुअल पर्सन नहीं देख सकता, बट गवर्नमेंट में इतने सारे लोग रहते हैं और इतने बुद्धिजीवी लोग रहते हैं कि वो सारी चीजें बता सकते हैं कि कैसे काम इसमें चलना है। सो द प्रोवाइडर एक्वायर्स मोनोपोली पावर एंड में गेट इन्वॉल्व इन द एक्सप्लॉयटेशन। अगर इंडिविजुअल को ये पावर दे दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा भैया, इसीलिए जो पावर है वो बटा हुआ होना चाहिए। ओके, रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात करते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि वॉचडॉग की तरह काम करेगी कि भैया ये काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। चलिए, तो हम लोग इसको विजिलेंस भी बोल सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर में बात करें तो हमारे यहाँ सारा बेस बनाने का काम करता है एजुकेशन का NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। मतलब ये लगभग फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक के जितने भी बच्चे होते हैं उनके लिए सिलेबस डिजाइन करने का काम करती है। यूजीसी की बात करें, ये कॉलेज लेवल पे काम करती है, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, और आपका मान लेते हैं मास्टर्स में भी ये काम करेगी, ठीक है। तो यूजीसी के थ्रू चलता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के थ्रू। अगर टेक्निकल नॉलेज की हम लोग बात करते तो AICTE से अप्रूवल मिलता है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन रेगुलेट द एजुकेशन सेक्टर्स। इंडिया में ऐसे सिस्टम से काम चल रहा है, ये वॉचडॉग की तरह काम करती है। हेल्थ सेक्टर में हमारे ICMR सारे के सारे डिसीजन लेने का काम करती है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च रेगुलेट हेल्थ सेक्टर। ओके, अब ये रेगुलेटरी अथॉरिटी के बाद हम लोग बात करेंगे भाई बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ, फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। मतलब कि भाई ये जो है ना बेसिक है, बेसिक मतलब ये सबको चाहिए, मानो या ना मानो भैया हेल्थ की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और अच्छे एजुकेशन की हमेशा जरूरत आपको पड़ेगी। इन इंडिया पॉपुलेशन BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन आर अनेबल टू अफोर्ड बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ये सही बात है, ये हमारा ड्रॉबैक है, बेसिक लेवल पे हम लोग एजुकेशन और हेल्थ नहीं पहुंचा पा रहे हैं। पीपल कैनॉट अफोर्ड टू रीच सुपर स्पेशलिटी केयर एंड हायर एजुकेशन। ना तो वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा सकते हैं और ना तो वो क्या जा सकते हैं, हायर एजुकेशन लेने जाते हैं। इसीलिए सरकार ने यहाँ राइट टू एजुकेशन स्टार्ट किया, और सुपर स्पेशलिटी की बात करें तो हमारे यहाँ एम्स एस्टैब्लिश करेगा, ठीक है। व्हेन बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ कंसिडर्ड एज राइट ऑफ द सिटीजन as free of cost for deserving citizen and those from the society of the oppressed classes, ठीक है, जो भी कहीं से समाज से पिछड़े हुए हो गए हैं उनके लिए भी क्या करें हम लोग फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। इसीलिए हर छोटी छोटी जगह पे PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, ताकि कम से कम इनको जो बेसिक चीजें हैं, मेडिकल की फैसिलिटीज जो है वो सब मिल सके। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया की। ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। हम लोग आज कितना खर्चा कर रहे हैं किस पे, एजुकेशन पे। एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज इन 1952 to 2002 फ्रॉम 7.92 to 13.17%। तो ये बढ़ा तो है, लगभग डबल ही हो गया है यहाँ पे। एज अ परसेंटेज ऑफ GDP 1950 to 2002 फ्रॉम 0.64 to 4%, मतलब GDP का लगभग 4% जो है आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब कर रही है सरकार, बट इसको बढ़ाना पड़ेगा, इतने से काम नहीं चलने वाला। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंड मोर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब बेसिक जो है एलिमेंट्री एजुकेशन बोले तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो एजुकेशन है उसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री एजुकेशन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर और टर्शियरी एजुकेशन इज द लीस्ट। मगर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो प्राइमरी जो रूट लेवल है उस पर ज्यादा खर्चा और हायर पे थोड़ा सा कम करेंगे तो चल जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन द टर्शियरी एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। ट्रेन्ड टीचर, मतलब कि अब टीचर्स को ऐसे सीधे नहीं भेजेंगे हम लोग, ट्रेनिंग दिलवा के भेजेंगे ताकि उनको पता रहे करना क्या है। Important in higher educational institutions, so expenditure on all levels of education should be increased. हर लेवल पे एजुकेशन सिस्टम क्या हो जाए, बढ़ जाए। Difference in educational opportunities across states. In Lakshadweep ₹3440, as low as in Bihar 386। भैया पैसा भी खर्चा कम हो रहा है, जब पैसा कम खर्चा करोगे तो ज्ञान कहां से मिलेगा भैया। तो यहाँ पे सरकार ने भी क्या किया है, अलग अलग बंदों पे अलग अलग स्टेट वाइज खर्चा किया है। इनएडुकेट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एजुकेशन कमीशन 1964-66 में बनाया गया, जिसमें बोला गया शुड बी स्पेंट ऑफ GDP एटलीस्ट 6% ऑन एजुकेशन।
करेंट लेवल इज 4%, आज 4% खर्चा कर रहे हैं, होना कितना चाहिए था भैया 6%। प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बना दिया गया है हमारे यहाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। In December 2002, Government of India made free and compulsory education a fundamental rights of all children in the age group of 6 to 14 years। भैया पढ़ाई के साथ खिलाई की भी बात करी गई है, मतलब मिड डे मील भी स्कीम है, वहां पे बच्चे जाते हैं बढ़िया से 7 दिन का मस्त मस्त खाना खाते हैं और हंसते हुए निकलते हैं, वहां से पढ़ते हुए निकलते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशनल अराउंड 1.37 लाख करोड़ ओवर 10 years 1998 और 99 to 2006 and 7। एजुकेशन सेस लगाया गया है सब पे। अब ये एजुकेशन सेस का मतलब क्या होता है, तो सरकार की जितनी भी प्लान्स एंड पॉलिसीज बनती है उसके लिए सबसे लिया जाता है सेस। और अभी वो कितना परसेंट ले रहे हैं भैया 2%। किस पे, यूनियन टैक्स के नाम से ले रहे हैं, ठीक है ना, मतलब यूनियन गवर्नमेंट ने ये 2% सेस सभी पे लगाया है। द गवर्नमेंट एस्टिमेटेड टू गेट रेवेन्यू ऑफ 4000 से 5000 करोड़ एंड द एंटायर अमाउंट वाज एलोकेटेड ऑन स्पेंडिंग ऑन द एलिमेंट्री एजुकेशन। लगभग 4000 से 5000 करोड़ हर साल बजट का किसमें चला जाता है, आपके एजुकेशन सिस्टम में। गवर्नमेंट सैंक्शन प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड न्यू लोन्स स्कीम टू परस्यू हायर एजुकेशन। आप बोल रहे हैं भैया ऐसा मत करो, आप दूसरी कंट्री में भी जाके पढ़ाई करके आके हमारे देश में रहो, हमारे देश की भी तरक्की करो, उस देश से ज्यादा अच्छा हमारा देश बनाए। तो इसके लिए भी सरकार क्या कर रही है भैया, एजुकेशन लोन आप लोगों को यहां पे दे रही है। एजुकेशन अचीवमेंट इन इंडिया की बात करें, हमारे देश ने क्या क्या तरक्की हासिल करी है। एडल्ट लिटरेसी रेट की बात करें, द रेशियो ऑफ लिटरेट एडल्ट पॉपुलेशन टू द टोटल एडल्ट पॉपुलेशन इन अ कंट्री मेल्स अबाउट 61.9% इन 1990 और अब कितना हो गया भैया 68% हो गया, बढ़ गया है 7%। बहुत अच्छी बात है, तरक्की कर रहा है हमारा देश। फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो 37.9% था और ये कितना बढ़ गया भाई 45% 2000 में। फार बिलो सेटिस्फैक्टरी लेवल, बट बड़ा तो है, हम लोग उसको पॉजिटिव साइन मानेंगे यहाँ पे। प्राइमरी कंप्लीशन रेट की बात करें, इट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट कंप्लीटिंग द लास्ट ईयर ऑफ प्राइमरी स्कूल, मतलब प्राइमरी एजुकेशन लेने वाले जो बच्चे हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंप्लीशन रेट। अब ये बोलता है मेल 78% थे 1990 में एंड 85% हो गए 2000 में, मतलब तरक्की तो हुई है भाई, थोड़ा बड़ा है। फीमेल्स की बात करें तो 61% था, अब कितना हो गया बेटा 69% हो गया, मतलब मेल फीमेल दोनों में ही अभी तरक्की चल रही है लिटरेसी के मामले में। यूथ लिटरेसी की बात करें तो इट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल अबाउट 15 से 24 साल। जब मैंने कहा कि उसको दिशा देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, डायरेक्शन गलत हो गया तो फिर सब कुछ गलत हो जाएगा। विथ अंडरस्टैंडिंग रीड एंड राइट अ शॉर्ट सिंपल स्टेटमेंट ऑन देयर एवरीडे लाइफ, अगर वो इतना कर पा रहा है कि सही से लिख पा रहा है, सही से बोल पा रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा इस देश में या इस दुनिया में। ओके, मेल लिटरेसी रेट इज 76.6% इन 1990 एंड 79.7% इन 2000। तो 76% से 79% मतलब 80% पे आ गए। फीमेल की बात करें तो 54% से 64% पे आ चुका है। 10% की ग्रोथ एक बहुत बड़ी ग्रोथ मानता हूं मैं अपने आप में। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इन एजुकेशन सेक्टर, हम अब आगे अपने देश को कहां देखते हैं कि 10 साल बाद, 20 साल बाद या 2050 में हमारा भारत कैसा होगा, इसकी बात करेंगे। एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम, लगता है कि इम्पॉसिबल है, बट मैंने कहा इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता, ये सब क्या होता है पॉसिबल होता है। द लिटरेसी रेट्स फॉर बोथ एडल्ट एज वेल एज यूथ हैव इंक्रीज, धीरे धीरे करके बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है। हाउएवर द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट्स आर स्टिल मच एज इंडियाज पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। वहां से देखा जाए इंडिपेंडेंस के टाइम से अभी तक के तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, बट मैं हर एक परसेंटेज बढ़ने को पॉजिटिव साइन मानता हूं कंट्री में। इन 1950 डायरेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी सेज प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। अब यहां फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन से काम नहीं चला तो हम लोगों ने बना दिया राइट टू एजुकेशन टू द एज ऑफ 14 ईयर, सो वी अचीव्ड 100% बाय नाउ। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 100% हमारे यहाँ लोग क्या हो जाए, यहाँ पे लिटरेट हो जाए। आगे बात करते हैं जेंडर इक्विटी की, बेटर देन बिफोर। जो हमारा जो जेंडर इक्वालिटी है वो बराबर होना चाहिए, मतलब जेंडर इक्वालिटी मतलब मेल और फीमेल हमारे यहाँ क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। टू इंप्रूव इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस एंड सोशल स्टेटस ऑफ द वुमेन, ठीक है। नो बर्ड कैन फ्लाई विद सिंगल विंग, मतलब किसी भी कंट्री को अगर ग्रोथ करना है तो उसके पास 2 विंग होने चाहिए, पहला मेल हो गया और दूसरा क्या हो गया, फीमेल। तो यहाँ इक्विटी बहुत ज्यादा जरूरी है। वुमेन एजुकेशन मेक्स अ फेवरेबल इंपैक्ट ऑन फर्टिलिटी रेट,
कहीं ना कहीं अच्छी फर्टिलिटी रेट है हमारे यहाँ। ओके, एंड हेल्थ केयर ऑफ द वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो अब वुमेन पे भी ध्यान देना जरूरी है, मेल की बात बहुत ज्यादा हो चुकी है। हायर एजुकेशन अ फ्यू टेकर, बट हायर एजुकेशन देखा जाए तो बहुत ही कम लोग जो है हायर एजुकेशन ले पाते हैं। लेसर नंबर ऑफ पीपल रीचिंग हायर एजुकेशन लेवल। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन डेटा 2000 क्या बोलता है, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ एजुकेटेड यूथ सेकेंडरी एजुकेशन एंड अबव वाज 7.1%। ठीक है, देखिए भाई ये तो दिक्कत वाली बात है। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल विद अप टू प्राइमरी एजुकेशन वाज 1.2%, मतलब जो पढ़े लिखे हुए हैं थोड़े से, उनके पास जो नौकरियां है वो नहीं है, बट जो कम पढ़े लिखे वो कोई भी काम कर रहे हैं, इसलिए उनके पास नौकरियां है यहाँ पे। द गवर्नमेंट नीड्स टू इंक्रीज एलोकेशन फॉर हायर एजुकेशन, सरकार ने क्या करा भैया, एलोकेशन करा के लिए हायर एजुकेशन के लिए। ओके, इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सो दैट स्टूडेंट आर इम्पार्टेड एम्प्लॉयबल स्किल एंड सच इंस्टीट्यूशन। मैंने अभी बात करी थी बेटा ITIs की, ऐसा नहीं है, हायर लेवल पे हमारे यहाँ IIM भी है, IIT भी है, और बड़े बड़े काय के इंस्टीट्यूशन है भाई, मेडिकल के इंस्टीट्यूशन भी है जिनका नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ओके, तो हमारे यहाँ सरकार कंटिन्यूअसली प्रयास कर रही है कि हमारे देश की क्या हो सके भैया, तरक्की हो सके। तो इसी के साथ ये वीडियो मेरा खत्म होता है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए। इसके लिए करना है क्या है, छोटा सा काम, हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, क्योंकि शेयर चैनल पे क्या मिलने वाला है भैया आपको, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलने वाला है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।